हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, नदी तल। तो नदियां जो है भारत में विशेष महत्व रखती हैं, या नदियां पूरे विश्व में विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि किसी भी सभ्यता का विकास हुआ तो वो हमेशा नदियों के किनारे हुआ। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या कोई और सिविलाइजेशन हो, वो सभी जो है नदियों के किनारे ही होते हैं। नदियां जो है आर्थिक गतिविधियों के लिए भी सहायक होती हैं और सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा सहायक मानी जाती है। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो कृषि भी इसी पर निर्भर है, ट्रांसपोर्ट इस पर निर्भर है, और हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए जो पानी है वो भी नदियों के ऊपर ही निर्भर करता है। साथ ही साथ सामाजिक रूप से अगर बात करें तो समाज में नदियों का बहुत ज्यादा महत्व है। बहुत सारी जो है कि कल्चरल एक्टिविटीज भी नदियों के साथ नदियों में होती हैं। और जैसे कि गंगा नदी है, उसको बहुत पवित्र नदी माना जाता है, और जैसे कि अभी महाकुंभ का आयोजन किया गया तो इससे उसकी जो है विशेषता भी पता चलती है। नदियों की बात करें तो भारत में लगभग छोटी बड़ी मिलाकर 4000 नदियां हैं, जिसमें 7 नदियां जो है वो ज्यादा मुख्य इंपॉर्टेंस की हैं, जिनका सबसे बढ़ते से घटता हुआ क्रम इस प्रकार से दिया हुआ है। गंगा जो है 2525 किलोमीटर भारत में है। इसके बाद गोदावरी दूसरी बड़ी नदी है जो कि दक्षिण की नदी है, और वो 1465 किलोमीटर है। कृष्णा की बात करें तो वो 1400 किलोमीटर है। नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर है। इंडस की बात करें तो वो 1114 किलोमीटर है। वास्तव में ये नदी 3180 किलोमीटर की है, लेकिन भारत में ये सिर्फ 1144 किलोमीटर ही बहती है। महानदी की बात करें तो महानदी 900 किलोमीटर है, और कावेरी की बात करें तो कावेरी 805 किलोमीटर बहती है। नदियों को कई आधार पर बांटा जाता है। ओरिजिन की अगर बात करें, उद्गम के हिसाब से अगर बात करें तो नदियां जो होती हैं वो हमारी हैं हिमालयी नदियां। हिमालयन रिवर जो होती हैं वो पेरिनियल होती हैं। इसमें जो पानी होता है वो दो तरह का पानी आता है। एक तो ग्लेशियर से पिघल का पानी आ रहा होता है, और दूसरा पानी बारिश का होता है जो कि जो है रेनी सीजन में आ जाता है। इस प्रकार की जो नदियां हैं उनके उदाहरण इंडस रिवर, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी इस प्रकार की नदियां होती हैं। दूसरी नदियां होती हैं पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय जो पठार है उस पर जो निकलने वाली नदियां हैं, ये उस तरह की नदियां हैं। यहाँ पे ये जो नदियां हैं ये नॉन पेरिनियल हैं, ये सीजनल रिवर्स हैं। ये बारिश के पानी से भरी रहती हैं, और जब मानसून सीजन खत्म होने लगता है तो धीरे धीरे इनका पानी भी समाप्त होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की नदियों में महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदियां आती हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो है रेजिडुअल रिवर्स की। तो रेजिडुअल रिवर्स वो हैं जो कभी हुआ करती थी लेकिन आज के समय में वो विलुप्त हो गई हैं। जैसे कि सरस्वती नदी का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। उसी प्रकार से लूनी नदी जो है रन ऑफ कच्छ में जाकर गायब हो जाती है, और घग्गर नदी भी जो है समाप्त हो चुकी है। इंडस रिवर सिस्टम को समझते हैं जो कि हिमालयन नदी है, और इंडस रिवर सिस्टम को ही सिंधु नदी भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा वेस्टर्न कैलाश पर्वत के बोखरचू ग्लेशियर से हुआ है, और भारत में ये दमचोक से जो है भारत में प्रवेश करती है, और ये सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट में बहती है। इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो है झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, बींस। ये जो 5 नदियां हैं, 5 नदियां जो होती हैं ये पंचनद कहलाती हैं, और जिस जगह से ये बहती हैं उसे ही पंजाब कहा जाता है। झेलम नदी झेलम नदी का उद्गम दक्षिण कश्मीर में पीर पंजाल की श्रेणियों के वैरीनाग जगह पर शेषनाग झील से हुआ है। ये नदी बुर्रक झील से बहती हुई इंडो पाकिस्तान बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान में ये चिनाब नदी से मिलती है। चिनाब नदी में मिलने से पहले इसमें मंगला डैम का निर्माण किया गया है भारत की तरफ से, और तुलबुल परियोजना भी इसी में चलती है। इसके बाद चिनाब नदी की बात करते हैं जो कि 1180 किलोमीटर की है। हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचरा दर्रे के चंद और भागा नदियों के मिलने से इस नदी का निर्माण हुआ है। बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुर्हस्ती डैम, ये सभी परियोजनाएं चिनाब नदी पर बनी हुई है। रावी की बात करते हैं
तो रावी भी रोहतांग दर्रे के पास से ही हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है, जो कि लगभग 720 किलोमीटर की है। और इस नदी पे चमेरा डैम, थीन डैम, जिसको रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया गया है। ये परियोजना चलती है। इसके बाद बीस, जिसको व्यास नदी कहा जाता है, 625 किलोमीटर की है। और इसका जो उद्गम है वो व्यास कुंड से हुआ है, और व्यास कुंड से होते हुए मनाली कुल्लू घाटी बनाती है, और साथ में जाकर ये सतलुज में मिल जाती है। सतलुज नदी 1050 किलोमीटर भारत में है, जबकि इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम हुआ है राकस्थान, जो कि तिब्बत में है, वहां से हुआ है, और सितला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। साथ ही साथ भाखड़ा नागर डैम, जो कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, उसका निर्माण भी इसी सतलुज पर ही हुआ है। साथ ही साथ हरिके बैराग, जिससे कि गंगा नहर का उद्गम होता है, इसका भी निर्माण जो है सतलुज नदी और साथ ही साथ व्यास नदी के संगम पर बनाया गया है। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा जो है हमारे देश के प्रमुख नदियों में से एक है। गंगा एक बड़ी नदी है, और गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। साथ ही साथ गंगा को एक मानव का भी दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी अपराध इसके साथ कोई करता है, गंदा करता है, प्रदूषित करता है, तो उस पर उसी प्रकार से मुकदमा चलेगा जैसे कि मानव पे चलता है। ये 2017 में किया गया। गंगा की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर की है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड में होता है, और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए 2 भागों में बढ़ जाती है, जहां पर एक हिस्सा इसका बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा और दूसरा हिस्सा इसका बांग्लादेश में चला जाता है। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 26.4% है। इसका मतलब है बहुत बड़े सिंचाई की परियोजनाओं को ये गवर्न करता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि गंगा किस प्रकार से आई। तो सबसे पहले बद्रीनाथ से विष्णु गंगा निकलती है और धौली गंगा आती है। जिस जगह पे ये दोनों नदियां मिलती हैं उसको विष्णु प्रयाग बोला जाता है, और उसके बाद ये नदी अलकनंदा बन जाती है। अलकनंदा जो है बाद में नंदाकिनी नदी से जाकर मिलती है, तब ये नंद प्रयाग बनता है, और इसके बाद अलकनंदा में आकर पिंडार नदी आकर मिलती है, जहां पर ये कर्ण प्रयाग बन जाता है। इसके बाद केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है, और जिस जगह पर ये मिलती है उसे रुद्रप्रयाग बोला जाता है। इसके बाद जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से भागीरथी नदी आती है, और जो उस जगह पर देवप्रयाग जो है बोला जाता है। इसके बाद गंगा आगे की तरफ बढ़ती है, और यहाँ पर प्रयागराज में आकर ये यमुना से मिलती है। इसके बाद ये बिहार चली जाती है, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है। पश्चिम बंगाल में ये नदी जो है, इसके ऊपर फरक्का बांध का निर्माण किया गया है, और फरक्का बांध के इसके बाद ये नदी जो है, जिसका जो मुख्य हिस्सा है वो बांग्लादेश की तरफ चला जाता है, तब गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नदी है जिसका नाम जमुना है, वो आगे जाती है, और ये बांग्लादेश में ये नदी फिर इसके बाद चली जाती है। वहीं पर दूसरा हिस्सा जो कि पश्चिम बंगाल में होता हुआ, जो कि हुगली में जाता है, वो हुगली नदी कहलाती है, और हुगली नदी में दामोदर नदी आकर मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और इसके बाद ये नदी जो है भागीरथी नदी में कन्वर्ट हो जाती है, और वहां पर जाकर के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसके बाद जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है इसकी, तो दाहिनी तरफ से इसमें यमुना, सोन, दामोदर, पापुल नदियां होती हैं। सोन नदी वास्तव में दक्षिण की तरफ से आती है, और लेफ्ट बैंक की तरफ से अगर बाईं तरफ से बात की जाए तो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदियां हैं। तो दक्षिण की तरफ से सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और इसके ऊपर रेहन बांध का निर्माण किया गया है, और इसके पीछे का जो रिजर्वायर है उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर कहा जाता है। ये जो बांध है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बना हुआ है, और पुनहर डैम भी इसी जो है नदी पर बनाया गया है।
यमुना की बात करते हैं तो उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वहां पर चंबल है, बेतवा है, केन है और हिंडन नदियां हैं। चंबल की जो नदी है उसकी, चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर बांध बनाया गया है और इसके ऊपर ये जो है चुलिया प्रपात से जाती है। चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो उसमें मुख्य है क्षिप्रा, बनास, पार्वती और जो क्षिप्रा नदी है उसी के किनारे जो है उज्जैन शहर बसा।